अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस के हवाले से आज अहम दिन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस को काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि सेशन कोर्ट दोबारा फरीकैन को सुनकर काबिल समाअत होने से मुतालिक दरखास्त पर फैसला करे। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा खत्म करने के खिलाफ जो उनकी दरखास्त थी उस पर नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तक जवाब भी तलब कर लिया है। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई जो केस है वो दूसरी अदालत मुंतकिल करने की जो पीटीआई की दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ही अब इस केस की समाअत करेंगे। दूसरी जानिब इस केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को कल जाती हैसियत में भी तलब कर लिया है। केस की समाअत के मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने सदा की कि हाई कोर्ट में मामला जेर समाअत है, उसको देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह अदालत केस का फैसला ना सुनाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार कर लें, जल्दी क्या है। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि जी बिल्कुल जल्दी है। यह बात आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे कि सेशन कोर्ट को जल्दी है। अदालत ने हतमी दलाइल के लिए चेयरमैन पीटीआई के वकला को तलब करते हुए कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के वकला कल सुबह दलाइल दें वरना कल फैसला सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना ट्रायल रोकने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। तोशाखाना केस में क्या फैसला होने जा रहा है इस पर सबसे पहले प्रोग्राम में हमारे नुमाइंदे फयाज महमूद मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं आज की कार्रवाई के हवाले से। फयाज बहुत शुक्रिया। फयाज ये बताइएगा कि आज ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है क्या इसे चेयरमैन पीटीआई के लिए रिलीफ कहा जा सकता है? तो बड़ा कब्जत वक्त होगा, लेकिन बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसका जब तहरीरी फैसला आया तो उसमें एक बड़ी अहम चीज लिखी गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर पे आज 5 मुख्तलिफ दरखास्तों को निपटाया है। एक तो इनकी ये दरखास्त थी जिसमें ट्रायल कोर्ट को जो मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया था उसको कलअदम करार दे दिया है। अब यहां तक तो आप रहें तो ये लगता है कि जैसे इमरान खान साहब के हक में जा रही है बात, बिल्कुल जैसे वो गए थे और रिलीफ भी मिल गया। लेकिन उसी फैसले में एक बात लिखी गई है और वो बात ये लिखी गई है कि अदालत के नॉलेज में ये बात आई है कि आज ये केस हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर है, तो दरखास्त गुजार के वकील ये बात इंश्योर करें कि जिस दिन भी वो अदालत इस केस को दलाइल के लिए मुकर्रर करे तो ये जाके पॉजिटिवली वहां पे आर्गूमेंट्स करें। अब फैसला कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि जो मेंटेनेबिलिटी वाला मामला है उसको साथ ही अब वो निपटा भी सकते हैं। तो अब कल इसको जो है एडिशनल एंड सेशन जज ने इसको समाअत के लिए रख लिया है, जिसमें उन्होंने फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए रखा हुआ और साथ उन्होंने ये कहा है कि 8:30 बजे आए और आके आर्गूमेंट्स करें और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इसको जो है वो फैसला महफूज कर लूंगा। बात यहीं पर नहीं रुकी, अगली जो दरखास्त थी जो जज को चेंज करनी थी उसमें बड़ी एक अहम पेशरफ सामने आई है। वो पेशरफ ये है तहकीकात होंगी अब, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई थी उस पर एक इल्जाम आयद किया गया था कि जो जज साहब हैं उनकी फेसबुक पोस्टें हैं और वो उनके खिलाफ जा रही। इस पे आपको याद होगा जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक रिमार्क्स भी दिए थे कि अगर तो ये पोस्टें बिल्कुल ठीक हैं तो इसके भी नताइज होंगे और अगर ये गलत है तो उसके भी नताइज होंगे। तो वो क्योंकि एफआईए की रिपोर्ट आ गई थी जिसमें एफआईए ने बता दिया था, अब उस पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कहा है कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये जो भी कंसर्न्स लोग हैं उनके खिलाफ तहकीकात करें। अब आप तहकीकात की बात सुने तो जाहिर है इस पे तो इमरान खान साहब ने भी किया हुआ है, पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस से भी ये चीजें शेयर हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की। अब तो जाहिर है इस पे एफआईए तहकीकात करेगी और रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मांग ली है कि 15 दिनों में यानी कि 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा। मुझे बताइएगा ये क्या अभी भी कुछ दरखास्तें ऐसी हैं जिन पर फैसला होना है या तमाम दरखास्तें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो निपटा चुकी है अब इस केस के हवाले से? नहीं, जो मेजर इनकी एक और दरखास्त थी और वो ये थी कि हमारा जो हक दिफा खत्म किया गया है वो बहाल किया जाए, तो वो अभी तक पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो उस पर नोटिस कर दिए हैं और इसका मतलब ये है कि जब तक दरखास्त पे फैसला नहीं आता तब तक सेशन कोर्ट जो है वो फैसला नहीं सुना सकती।
डेफिनेटली इम्कान यही है कि अदालत उसका इंतजार जरूर करेगी, क्योंकि एक मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और वो उनके हक के दिफा से मुतालिक है। बाकी क्योंकि रिमांड बैक हुआ है केस, अब वो साथ ही वो अदालत वो भी देख लेगी कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं, और साथ ही साथ अगर वो आर्गूमेंट सुनते हैं, अब ये कल बहरहाल ये तय हो जाएगा कि एडिशनल एंड सेशन जज इसको पहले सुनते हैं या साथ ही आर्गुमेंट्स के भी उन मेंटेनेबिलिटी को सुन लेंगे और कहेंगे जी मैं इकट्ठा इस पे डिसाइड कर दूंगा। तो ये कल बड़ी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो उनकी FIA वाला मामला है वो एक नया आने वाले दिनों में खुलेगा, जिसमें मुझे लग रहा है कि शायद उस हकीकत में। लेकिन मुझे हमें इसमें ये भी बताइएगा कि मेंटेनेबिलिटी के लिए ये मैटर दूसरी मर्तबा सेशन कोर्ट को भिजवाया गया है, इसकी क्या वजह जो है वो, इसकी क्या वजह है? मैं बताता हूं। देखिए, पहली बार जब ये मामला आया था तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस को अनसॉल्व छोड़ दिया था, तो वो ट्रायल कोर्ट को वापस रिमांड बैक हुआ था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप 7 दिनों के अंदर इस मामले को सुने और इन क्वेश्चंस के आंसर करें। लेकिन वहां पे आपको पता है कि 3 दिन में फैसला सुना दिया गया था और उसके बाद 7 डेज का टाइम दिया था। आज जो फैसला आया इसमें कोई कदगन नहीं लगाई, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जी आप उन क्वेश्चन को इनको सुने और सुनने के बाद फैसला करें। अब जाहिर है ख्वाजा हारिस का मौकफ था कि भाई दरखास्त भी हमारी थी, हाई कोर्ट भी हम गए, हमारी ही दरखास्त पे ऑर्डर आया और हमें ही नहीं सुना गया, हमें ही एक्सपार्टी कर दिया गया। तो एक ये मौका मिल गया है अब ख्वाजा हारिस को कि वो ट्रायल कोर्ट को मुतमईन कर सकें कि मैं जो है ये मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन बात जाहिर है वो पहले 2 बार तो वो अदालत मेंटेनेबल करार दे चुकी है, उसके बाद ही उन्होंने ट्रायल को आगे बढ़ाया। तब देखते हैं कि इस पे अब वो क्या फैसला करते हैं। ठीक है फयाज, बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे तोशाखाना फौजदारी केस के हवाले से। चेयरमैन PTI को अब कल ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नईम हैदर पंजोठा, जो कि तर्जुमान भी हैं लीगल अफेयर्स के, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वकील भी हैं। नईम हैदर, इस पर बताइएगा कि अब कल जो है वो खान साहब को जो है वो बुलाया गया है कोर्ट। अब कल चेयरमैन PTI इमरान खान कल कोर्ट जा रहे हैं इस केस में। देखिए, गुजारे ये है कि जिस तरह से ये केस हंगामी बुनियादों के ऊपर इसमें समाअत जारी है, हम तो ये इस्तदा कर रहे थे कि जो खान साहब की गिरफ्तारी हुई 9 मई को और 10 मई को, जिस तरह से फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद कर दी गई, वहाँ पर जो है आपके जो सरकारी है वो अपना पुलिस लाइन, वहाँ पर अदालत लगाकर और फ़र्द जुर्म के लिए एक कानून वाज़ेह है कि आपने फ़र्द जुर्म अगर लगानी है तो अक्यूज के सामने आप पढ़ेंगे और उसकी मौजूदगी में होगी या उसके वकील की मौजूदगी में होगी, तो लिहाजा वो ना उनकी मौजूदगी में लगाएगी ना उनके सामने पड़ेगी फर्द जुर्म। और उसके बाद हमने फौरन ही 10 तारीख को इन जो ये जज साहब हैं हमायूं दिलावर साहब, इनके ऊपर एतराज़ करते हुए ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दे देते हैं। वो आप देख लें कि 3 महीने हो गए, ठीक है जी, उसमें से 2-3 दिन बाकी हैं, तो वो 3 महीनों के अंदर अंदर आज तक उस केस के अंदर समाअत ही नहीं हुई हाई कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप इस दरखास्त के ऊपर फैसला करें, और आज अगर फैसला आता है तो वो कहते हैं जी खारिज, कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा। सबूत आप कैसे नहीं मिला? आप जो चीफ साहब हैं वो अपने ऑर्डर के अंदर बाकायदा तौर पर आप देख लें कि 3 दफा रिमांड देकर वो बात वाज़ेह कर चुके हैं कि कानूनी पहलुओं को किस तरह से नहीं देखा गया, जो बार बार फैसला रिमांड हो रहा है। फिर जो दूसरी दरखास्तें थी 2, वो भी हमारी इसी तरह से यहाँ पे पेंडिंग थी। आज जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी वहाँ पे जो है हमारी दरखास्त एक्सेप्ट कर ली गई है कि बेसिकली सबसे पहले जुरिस्डिक्शन का मामला है, पहले जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगी। अच्छा। जब जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगी उसके बाद ट्रांसफर वाली एप्लीकेशन बाद में आएगी, तो लिहाजा जुरिस्डिक्शन वाली भी आज हमारी कबूल हो गई। एक थी हमारी समन वाली, वो रह गई, और जो हमारी ट्रांसफर की दरखास्त थी वो हमारी खारिज कर दी गई। फेसबुक के हवाले से बाकायदा तौर पर देखें, जज साहब को जाकर जब कहा जाता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं और वकील साहब को बाकायदा जो है वो कहते हैं कि आप भी अपने जो है क्लाइंट के साथ तैयार हैं। और इसी तरह से आप देख लें कि इंतजार के साथ क्या हुआ। आज मिर्जा आसम को अदालत से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा। और फिर आप देख लें अब आज अहकाम के दिए हैं कि इस पर भी तहकीकात जो है वो हों और FIA 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जमा करवाए इस हवाले से। देखिए, तहकीकात तो तब आप करवाएंगे जब जज साहब खुद इनकार करें,
जैसा आपने खुद जो है वो कबूल किया है कि मेरी फेसबुक आईडी है, उसके बाद आप ये बताएं कि कोई रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसी चीज है जो साबित करे कि जैसा आपने कोई एप्लीकेशन FIA को दी हो कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मेरी पोस्ट डिलीट हो गई है। मैंने कहा है कि वो स्क्रीनशॉट्स हैं और स्क्रीनशॉट्स के साथ URL जो है वो नहीं है, इस बुनियाद पर इसकी जो है वो तस्दीक नहीं हो सकती। सिंपल वर्ड्स में वो ये कह रहे हैं कि हमने सर्च किया है तो वहां पर पोस्टें डिलीट है। अच्छा, ठीक है, सर्च नहीं हो सका। वो ब्लॉक किसने किया? अगर ब्लॉक किया है तो FIA के पास इख्तियार है कि वो बकाया तौर पे अगर मैसेज ही कर दे फेसबुक को, तो वो फौरन वहां से 90 दिन के अंदर अंदर जो डाटा डिलीट हुआ होता है वो आ जाता है फेसबुक के ऊपर, पोस्टें या कोई भी चीज होती है। लेकिन वो नहीं किया गया। क्या वो उस हवाले से कोई वहां पर दिखाया गया कि फेसबुक को जो है मैसेज किया गया उसके ऊपर रिपोर्ट आई है? बल्कि एक क्लीन चिट दे दी गई, जो कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि ठीक है जी मैंने पोस्टें जो है ये मेरी नहीं है लेकिन आईडी तो मेरी। जब आईडी आपकी है तो 14 से लेकर अब तक वो कैसे चलती रही? अच्छा, और आज इसमें एक और चीज जरा हमें बताइएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील जो अमजद परवेज है, उन्होंने आर्गुमेंट देते हुए कहा कि ये तमाम जो तहाइफ हैं इसकी लिस्ट तो जो है वो चेयरमैन PTI तस्लीम कर चुके हैं, तो फिर इसमें आगे इसमें मामला जो है वो कहां पर अटका हुआ है? देखिए, खान साहब ये कहते हैं, जो खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट भी जमा करवाई, जो कि बंदूक की नोक के ऊपर उनको सवालात पूछे गए। हालांकि उस टाइम पे 342 की स्टेटमेंट अचानक से एक आध दिन उन्हें पहले मिली है, उसके ऊपर उन्हें पूरी तैयारी करनी थी। उसकी रीज़न ये थी कि जो शहादत थी वो भी खान साहब की मौजूदगी में नहीं हुई थी, क्योंकि कोर्ट ने खुद प्लीडर जो है वो मुकर्रर किया उस केस के अंदर। ना खान साहब ने दरखास्त दी, ना खान साहब के किसी वकील ने दरखास्त दी कि प्लीडर मुकर्रर किया जाए, क्योंकि जब एविडेंस होती है तो अक्यूज ने होना होता है। तो खान साहब तो उस केस के अंदर मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दें, मैंने क्रॉस देखना है, एविडेंस क्या है, तब मैं स्टेटमेंट दूंगा। और जो 35 सवालात खान साहब के ऊपर किए गए और उन्होंने हर जवाब जो है मुकम्मल तफसीली दे दिया कि जो रकम, जो एसेट्स मेरे, वो सारे के सारे डिक्लेयर हैं। अगर कोई तोहफों से रकम जो है वो आई है तो वो भी मेरी FBI। उन्होंने कहा आपने कोई ज्वेलरी जो है वो खान साहब ने जो है वो जाहिर नहीं की, और फिर उन्होंने कहा कि अपनी एक गाड़ी भी नहीं है, ये कैसे माना जा सकता है? देखिए, गुजारिश है ना कि आपने तोशा खाना का केस जो है वो चलाया हुआ है। आपने ओवरऑल ये नहीं किया कि बकरियां कितनी रखी हुई हैं, ये कितनी किया हुआ है। इस वक्त जो केस चल रहा है वो ये है कि तोशा खाना से जो गिफ्ट लिए वो आपने छुपाया, एसेट जो है वो आपने बताया नहीं। तो उसके रिलेटेड अगर किसी और पहलू के हवाले से डिस्कस करना, तो वो अगर किसी के पास 2 बकरियां हैं तो उसने 2 लिखवाई हैं, तो वो क्यों 4 लिखवाएगा अगर हैं 2? तो बाकी रह गई बात ये कि अगर कीचड़ उछालना हो या कुछ भी करना हो या एक वन साइड स्टोरी देखनी हो, तो वो तो फिर मैं अभी शो में उठ के आया हूँ तारड़ साहब के बड़े, तो वो कहते हैं जी कि फर्द जुर्म खान साहब की मौजूदगी में वहां पर लगाई गई। भाई, आपका उस केस से उस दिन 10 जो है मई को वहां पे क्या तल्लक था कि आप पुलिस लाइन के अंदर, जहां पर वकला को इजाजत नहीं थी, जो उनके एक लिस्ट थी बकायदा 2 या 3 जाके वकला स्पेशली आर्गुमेंट्स करने के लिए गए, क्या आप दूसरी तरफ से वकील थे? क्या आप इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदा थे? तो ये सारी एक लेके जत्था आ जाना, वहां पर आके अदालत के ऊपर दावा बोल देना, और पूरा प्रॉपर जो रेफरेंस भेजा गया है वो किसकी तरफ से भेजा गया है? सियासी पार्टी की जो है वो एक इन प्रोसीडिंग्स के हवाले से एक बात शुरू से की जाती रही है, और वो ख्वाजा हारिस जो लीड काउंसिल हैं उनकी हिकमत अमली के हवाले से भी बात होती रही है कि वो इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें जो है वो दायर कर देते हैं कि उसके बाद मामला जो है वो या तो बहुत ज़्यादा उलझ जाता है या उसमें जो है वो डिले आ जाता है। तो क्या कानूनी हिकमत अमली है कोई ऐसी कि ये इतनी दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की जा रही हैं, या फिर जो है वो आप समझते हैं कि इन दरख्वास्तों का जेन्युइन मेरिट है और पहले इनका फैसला होना चाहिए और फिर उसके बाद सेशन कोर्ट को इस मामले को देखना चाहिए? देखें, ये जो खान साहब वाला केस है, बेसिकली नवंबर में ये कंप्लेंट फाइल हुई 2022 में, और उसके बाद खान साहब के ऊपर क्योंकि हमला था और खान साहब सिक्योरिटी खदशात की रीजन भी थी, और उस वक्त तो डेफिनेटली हेल्थ के प्रॉब्लम थे और वो नहीं आ सकते थे। जब वो बेहतर हुए तो सिक्योरिटी की वजह से हम नहीं आए। जब आते हैं हम जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होते हैं, आपको पता है कि जफर इकबाल साहब की अदालत वहाँ पे स्पेशल शिफ्ट होती है, और किसी जगह पे हम इनकारी नहीं है किसी केस में, चाहे वो अलकादर और नैब बुला रहा है, कोई भी जाता है, FIA के अंदर पेश हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम नहीं है। उसके बाद अचानक से जब गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके सीधा जुर्म ठोक दिया जाता है। यानी कि वो सारी गिरफ्तारी आप देख लें कि अगर उसको देखा जाए तो उस गिरफ्तारी के अंदर हुआ क्या है। नया वाला केस तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपने गिरफ्तारी गैर कानूनी की है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फर्द जुर्म लगाने के लिए, और फर्द जुर्म जो है वो फेयर होना चाहिए था कि उनको पढ़ के सुनाया जाता, वो पढ़ के नहीं सुनाया गया। अब उसके अंदर जो दरखास्तें हैं जो आप कह रहे हैं, हमने ये डिसाइड किया
कि जो ऑर्डर हमारे खिलाफ आएगा उसको हम जरूर चैलेंज करें, वो हमारा राइट है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जज साहब हमें आप पे एतराज है, उन्होंने खारिज किया, हमने जरूर चैलेंज किया। जुरिस्डिक्शन के ऊपर मामला था और आज हाई कोर्ट ने वो कह दिया कि जुरिस्डिक्शन के ऊपर देखें, ट्रायल कोर्ट देखे, वो हमने दायर की। इसके साथ साथ समन के हवाले से तो वो उन्होंने उसको रेफरेंस दे के तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। फिर थी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, तो वो 3 दफा आ चुकी है। अब जो फैसला खिलाफ नीचे से आता है, जैसे आज हमने दरखास्त दी हुई थी कि वो इनसे केस ट्रांसफर किया जाए, तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके जाते हैं तो वो कहें कि इसको लटका रहे हैं। हम ये कहते हैं कि फेयर बंदा आके हमारा ट्रायल जो है वो बिल्कुल चलाए, फेयर तरीके से चलाए, ठीक, जो कि जो आइन है हमें आकर देता है कि हमारा फेयर ट्रायल है, तो हमें कोई इतराज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल चलाए। नईम हैदर पंजोथा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोथा जो है वो बात करें तो तोशाखाना केस के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वजीर आजम की जेर सदारत आज इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम ने मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद निगरान हुकूमती सेटअप से मुतालिक इत्तेहादियों से मुशावरत की। जराये के मुताबिक पीडीएम और इत्तेहादी जमातों ने निगरान वजीर आजम के लिए वजीर आजम के साथ बातचीत की और ये भी खबर आ रही है कि जो इख्तियार है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को दे दिया गया। और इत्तेहादी जमातों ने यह भी कहा है कि वजीर आजम जिसे मुनासिब समझे निगरान वजीर आजम के लिए नामजद करें। गुज़िश्ता रात वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज में इशाइया भी दिया गया था और रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को कौमी असम्बली तहलील करने के लिए 9 अगस्त की तारीख भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहना था कि ये समरी जो है वो सदर को भिजवा दी जाएगी। इत्तेहादियों और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो क्या बातचीत हो रही है निगरान सेटअप के ऊपर, जो बड़ी जमातें हैं खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, इस पर बात करने के लिए फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुआविन खुसूसी हैं, वज़ीर आज़म के सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंडी साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या मशवरा दिया आपने आज इजलास में शहबाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को निगरान सेटअप के हवाले से, क्या बात क्या हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के जो हमारी कमेटी मीटिंग होनी है के ऊपर डिस्कशन हुई है और हो भी रही है और अभी अपनी इस पर जो है मुल्कों के महकमी फैसला लगाने जहाँ उस पर जो है वो कर रहे, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नाम सामने नहीं है, डिस्कशन शुरू है। अच्छा, लेकिन इस पर क्या ये बात दुरुस्त है कि जो इख्तियार है वो वजीर आजम को जो है वो कहा गया है कि वही इस हवाले से जो है वो फैसला करें और ये नामजदगी का इख्तियार उनको दे दिया गया है? देखिए, वजीर आजम साहब लीडर ऑफ हाउस और उन 3 नामों में जो है उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करनी है, तो जितने भी नाम होंगे इत्तेहादी जमातों की तरफ से उनमें से 3 शॉर्टलिस्ट होंगे और फिर वज़ीर आज़म उन 3 नामों को लेकर जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ जो है वो बातचीत करें। अच्छा, फैसल करीम कुंडी साहब ये भी बताइएगा, कल इशाइये में भी जो है वो इस हवाले से बात हुई है, तो क्या वजीर आजम ने वाकई 9 अगस्त की तारीख जो है वो अब फाइनल जो है वो समझी जाए असम्बलियों के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि हमें असम्बली जो है अपनी मयाद पूरी करे और सारे इनके दरवसन से। PDM की जमातों का ये था कि जी नहीं, हमें असम्बली तौर के 90 दिन चाहिए रेशन होने के लिए, तो इसको सोच नहीं किया और हमने कहा कि आप 90 दिन में उठाना। तो 9 तारीख को समरी जो है वो प्रेसिडेंट साहब के साथ पास भेजेंगे। प्रेसिडेंट साहब 48 घंटे के अंदर उसको मंजूर करेंगे, अगर वो मंजूर नहीं करते तो 11 की असम्बली जो है तहरीर हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है फिर जैसे वो प्रोसेस और अपोजिशन का उम्मीद है कि वो एग्री हो जाएंगे, अगर नहीं हो तो फिर ये नाम जो है वो कमेटी में अच्छा जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट होगा। अच्छा कुंडी साहब, मरदमशुमारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात रहे, खासतौर पर सिंध में तो खास तौर पर, तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या राय है? ये भी बहस चल रही है कि नई मरदमशुमारी या पुरानी मरदमशुमारी, किस मरदमशुमारी पर इंतखाबात होने, और कल तो CCI का इजलास भी अब बुला लिया गया है जिसमें बड़ा अहम होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध जो है वो क्या जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं।
पाकिस्तान में पहले का उपराज मददशुमारी के हवाले से था, सीएम सिंह के हवाले से इतराज़ दिखाए थे और दूसरी बात है वो चीज़ें अप्रूव करती है कि आप मददशुमारी अप्रूव करती है तो उसके लिए जो है वो कह रहे हैं कि आप इससे मैं इलेक्शन कमीशन के आवेदन करें। मैं नहीं समझता आप 6 महीने में, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे करेंगे? आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी 61 तो वो अमेंडमेंट जो है सिंपल मेजॉरिटी आप कैसे पूरी करेंगे अगर आपको तमाम अमेंडमेंट किया जाते हैं फिर भी डिफिकल्ट मेजॉरिटी पूरी करते हैं? तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से जो है ये हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस तरीके से करेंगे? अच्छा तो कुंडी साहब, इंतखाबात आपको लगता है कि जो है वो कुछ आगे भी जा सकते हैं अगर हालात ऐसे हो जाते हैं? नहीं, वो मददशुमारी हो जाती है फिर तो अगर वो शुरू हो जाती है तो फिर तो बिल्कुल आपके सामने है कि मददशुमारी जो है वो 4-6 महीने उनको दे रहे हैं कमीशन से। और पाकिस्तान में कैसा काम कायम किया होता है 4-6 महीने में तो मतलब है कि आप फिर फरवरी ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म। बात हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मामलात पर क्या सोच रही है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात होगी। कल बड़ा अहम इजलास बुलाया गया मुश्तरका मफादात कौंसिल का, क्या फैसला होने जा रहा है और उस फैसले के असरात इंतखाबात पर क्या हो सकते हैं, इस ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चंद रोज पहले कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर होंगे। अब डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया है। रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक महकमा शुमारियात ने मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल करके उसके नताइज भी मुरतब कर लिए, जो अब CCI को भेजे गए हैं ताकि इस आइनी फोरम पर उन्हें मंजूरी मिल सके। यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हो गए तो आइंदा आम इंतखाबात में कम से कम 3 से 4 माह की ताखीर हो सकती है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में मरदमशुमारी के हवाले से क्या फैसला हो सकता है, और आज फिर एक तहरीरी फैसला जारी हुआ जो कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी फैसला है 14 मई के इंतखाबात के हवाले से, उसमें भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की। इन दोनों मामलों पर बात करने के लिए कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो कमर दिलशाद साहब, कल बड़ा अहम इजलास है, CCI जो है ये थोड़ा हमें बताइएगा कि अगर CCI इसकी मंजूरी दे देती है मरदमशुमारी के नताइज के हवाले से तो फिर उसके आगे इस फैसले के असरात जो है वो क्या हो सकते हैं, और फिर ये आगे मामला मरदमशुमारी और इंतखाबात वाला किस तरफ जा सकता है? दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये 2-3 दिन से बड़ी बहस चल रही है, जब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अहम बात कही कई TV चैनलों पर, तो जिसकी वजह से ये पूरे पाकिस्तान में एक अबहम सा पैदा हो गया। तो उसमें यह है कि उनका ख्याल ये है कि अगर ये मुश्तरका मफादात कोर्स का इलाज जो कल हंगामी तौर पर तलब किया गया है, इसमें 4 सूबाई वज़राए भी शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब चेयरमैन हैं मुश्तरका मफादात कौंसिल के। तो वहाँ अगर ये जो महकमा शुमारियात डिवीजन ने जो अपनी मरदमशुमारी तैयार की, जो रिपोर्ट तैयार की हुई है, जो नताइज तैयार किए हैं, अगर वो मुत्तफिक हो जाते हैं, इत्तेफाक राय हो जाता है, तो फिर वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वफाकी हुकूमत वो इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि हमने मरदमशुमारी का जो मरदमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर देगी, तो वो एक सरकारी हैसियत अख्तियार कर जाएगी। और उसकी जो सरकारी तौर पर जो पब्लिकेशन हो जाएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड हो जाएगा। चूंकि मरदमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, राइट आर्टिकल 51 और 5 ये कहता है कि जो लास्ट नताइज होंगे मरदमशुमारी के, उसकी बेस पर आपने हल्का बंदियां करनी है। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन पर जो है बड़ी अहम कानूनी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। तो वो मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां करानी पड़ेगी, और हल्का बंदियों का जो पूरा प्रोसीजर अगर नॉर्मल हालात
पाकिस्तान में जैसे आम नॉर्मल हालात होते, या ये महकमा शुमार या डिवीजन अपने शेड्यूल के मुताबिक मार्च 2023 में अपना ये दे देता, रिपोर्ट पेश कर देता, हो जाता तो बहुत टाइम था, 5-6 महीने में मुकम्मल कर देता। अब वही तकरीबन अरसा लगेगा, 6 महीने का अरसा लगेगा। अब 6 महीने का मतलब ये है, कोई ज्यादा पछताने वाली बात नहीं है। 6 महीने की बात यह है कि चूंकि 9 तारीख को असेंबली डिसॉल्व हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को 90 दिन तो वैसे मिल गए कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, और उसके आगे फिर 3 महीने जो है वो इसके लिए इलेक्शन जो है वो मौखर और ताखीर का सबब बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक आईनी जो है, आईनी बुरहान नहीं है, आईन का तरीके के मुताबिक मैंने बता दिया। तो फिर ये इलेक्शन जो है ये फरवरी के शुरू में होने के इम्कान हैं। अच्छा, लेकिन इसमें कंवर दिलशाद साहब ये इस चीज की जरा वजाहत कीजिएगा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर निगरान हुकूमत इन मामलात को देख रही है तो उसके होते हुए इन मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, ये मरदमशुमारी वाला मामला है और हल्का बंदियों वाला मामला है, तो उसके लिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको भी लगता है को आईनी तरमीम करनी पड़ सकती है इस मामले को आगे ले जाने के लिए? नहीं, किसी किस्म की आईनी तरमीम की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो तो आईन में लिखा हुआ है कि भाई आपने अगर गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो इलेक्शन पाकिस्तान ने जो आखिरी मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन है उसकी रोशनी हल्का बंदी कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन अपनी हल्का बंदी शुरू कर देगा। इसमें निगरान हुकूमत का मुदाखिल करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये इलेक्शन कमीशन खुद जो अपने खुद मुख्तार बॉडी है वो खुद ही अपने हल्का बंदियां करवाएंगी, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर बता भी दिया है कि हमें ये 6 महीने का अरसा लगेगा। तो वो तो 6 माह तो लग ही जाने, 3 माह तो वैसे मिल गए 90 दिन, और 3 महीने आगे बात चल जाएगी। तो फिर इलेक्शन जो है ये नवंबर में होने की बजाय, हमारे जाती ख्याल तो नहीं बल्कि हम अपने हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं, तो फिर फरवरी का पहले दूसरे हफ्ते में इंतखाबात जो है वो अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो ये तो एक गवर्नमेंट कोई ऐसा मामले में तो मुदाखलत करने का तो जिक्र ही नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने काली तौर करने। तो लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जब से हमें सुनने में आ रहा है, और हम आपके चैनल भी देख रहे हैं, तो चैनल खबरें तो खैर जहर है, एक सियासी स्कोरिंग होती है सियासी रहनुमाओं की। अब अगर कल मुश्तरका वफादात कौंसिल में इनका वज़ीर आला मुराद शाह साहब पेश होंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश क्या करते हैं, बलूचिस्तान के जो है चीफ मिनिस्टर वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, कल सब बातें खुल के सामने आएगी। जबकि अगर एक गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो मरदमशुमारी फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन चंद दिनों में हल्का बंदियों का काम शुरू कर देगा। अगर ये नहीं होती तो फिर मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है इसमें कोई ना कोई रास्ता वो निकालेंगे तो ताकि ये मरदमशुमारी इसी के तहत इंतखाबात हो जाए। लेकिन इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नतायज को जो है वो कबूल भी कर ले, लेकिन साथ ये भी फैसला हो कि इंतखाबात जो है वो पुरानी मरदमशुमारी या पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर हो? तो क्या ये मुमकिन है कि नई मरदमशुमारी के नतायज भी आ जाएं और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको भी देख ले, लेकिन इंतखाब और हल्का बंदियां जो हैं वो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक ही हों? नहीं, उसको तो जब अगर नोटिफिकेशन अगर हो गया तो फिर तो हल्का बंदियां कराना इलेक्शन कमीशन के लिए आईनी तौर पर एक पाबंद हो जाएगा कि आप पहले हल्का बंदियां करवाएं, आईनी तौर पर, कानूनी और आईनी दोनों तरफ से। तो वो तो लाजमी बात हो गई। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर पुरानी मरदमशुमारी के तहत 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। और अगर ये 90 नवंबर का पहला हफ्ता जो है वो 7 नवंबर बनता है, संडे का दिन है, इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कोई नया पैदा हो गया, मुश्तरका वफादात कौंसिल में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर अपने इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात के तहत वो अपने इसको हल्का बंदियां, पुरानी हल्का बंदी पे इंतखाबात करवा देंगे। और ये इलेक्शन कमीशन चंद हफ्ते पहले ही अपना सरकारी स्टेटमेंट दे चुका है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन ने सरकारी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया है कि अगर ये मरदमशुमारी का रिजल्ट ना आया तो हम मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवा देंगे।
अच्छा, मैं एक और मामला जो आज सामने आया वो सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला था इंतखाबात का जो केस था उस हवाले से, और उसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंतखाबात करवाने वाला फोरम है, जबकि इलेक्शन कमीशन का जो इंतखाबी तारीख के हवाले से है वो हमें मालूम है कि कुछ तब्दीलियां भी कानूनी तौर पर हो चुकी हैं उस एक्ट के अंदर। तो जानना मैं आपसे ये चाहता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उनका क्या कोई असर पड़ेगा इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तारीख के हवाले से जो इख्तियार है, या अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का फैसला करता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर है, वो कानूनी यानी तौर पर हमें एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 12-10 पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। उन्होंने जो अपने फैसला दिया है उसकी रोशनी में तो उसका जवाब इलेक्शन पाकिस्तान को देने का ही मजाज है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अपनी कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 57 है उसमें ये तरमीम कर दी गई थी कि जी आइंदा इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खुद ही जो है वो देने का मजाज है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जिसमें जिक्र किया हुआ था वो उन्होंने डिलीट कर दिया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह भी दिया है कि जब आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करें तो सदर साहब हमारे पाकिस्तान के पसंदीदा सियासतदान है, उन्हें कोई इतराज नहीं होगा, वो तारीख मुकर्रर कर देंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कह देंगे तारीख इलेक्शन, तो आपस में मशावरत कर लेंगे और मशावरत करने के बाद उसकी इलेक्शन की डेट मुकर्रर हो जाएगी। इसमें कोई ऐसा हम नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत मतलब सियासतदान है पाकिस्तान, तो ऐसा कोई ऐसा राइट। कमर शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इसराइल की तर्ज पर भारतीय हुकूमत कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। इस सिलसिले का आगाज तब हुआ जब 5 अगस्त 2019 को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 मनसूख करके मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत खत्म की। मकबूजा कश्मीर को मरकज के कंट्रोल में देकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तकसीम कर दिया गया था। अब मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के इकदाम के खिलाफ बिलाखिर 1 दर्जन के करीब दरखास्तों पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच की जानिब से समाअत शुरू कर दी गई है। इन दरखास्तों में मुतालबा किया गया है कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक भारतीय हुकूमत के इकदाम को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल किया जाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक सरकारी अफसर शाह फैसल ने मोदी सरकार के इस इक़दाम को चैलेंज किया था, जबकि सियासी जमातों, निजी अफराद, वकला और कारकुनों की तरफ से भी बड़ी तादाद में दरखास्तें दायर की गई थी और इन दरखास्तों को अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो देख रही है। सुप्रीम कोर्ट से इन आईनी दरखास्तों में ये सवाल उठाया गया है कि क्या कश्मीरियों की मर्जी के बगैर पार्लियामान को यकतरफा तौर पर ऐसा फैसला लेने का इख्तियार था या नहीं। दोनों जानिब से वकला के दलाइल के बाद इस बात का फैसला होगा कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल की जा सकती है या नहीं। हाल ही में भारतीय हुकूमत ने एक और मुतनाज़ फैसले के तहत गैर कश्मीरी हिंदुओं को सिर्फ 2200 रुपए माहाना की मामूली किस्त पर मजमूई तौर पर 336 फ्लैट देने का मंसूबा बनाया है। भारतीय इंतजामिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में जम्मू के तकरीबन 200 फ्लैट्स की चाबियां इन भारतीय शहरियों के हवाले भी की हैं। इससे पहले 2020 में मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए नई डोमिसाइल पॉलिसी का भी ऐलान किया था जिसके मुताबिक जिस शख्स ने मकबूजा कश्मीर में 15 साल गुजारे या 7 साल पढ़ाई की हो और 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात मकबूजा कश्मीर के किसी मकामी इंस्टीट्यूट से किए हों, वो मकबूजा कश्मीर का बाशिंदा शुमार होगा। अब इन फैसलों के जरिए मुसलमानों को अकलियत में तब्दील करने का जो मंसूबा है वो प्लान हो रहा है और ये नाफिजुल अमल है। बहुत सारे हिंदुओं को कश्मीरी डोमिसाइल भी मिल गया है। मरदमशुमारी कमीशन ने हिंदू अक्सरियत वाले इलाकों में नशिस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी हैं, जबकि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की नशिस्तों में सिर्फ 1% इजाफा किया गया है। इसराइल की तर्ज पर मोदी सरकार कश्मीर का जो मुस्लिम तशख्खुस है उसे मस्क करने और आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम के हिस्से में सूफी साहब बैनुल अक़वामी क़वानीन के दलाइल हो रहे हैं। आपको लगता है कि कोई उम्मीद रखी जानी चाहिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट से ये 5 अगस्त के इक़दाम के हवाले से? जी देखिए, इस बारे में तो हतमी तौर पे कुछ कहना मुश्किल होगा,
लेकिन जाहिर है कि ये केस तो बहुत मजबूत है आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने का, और 5 अगस्त 2019 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो अगर आप उसके वैसे मेरिट्स देखें, उसके आर्गूमेंट्स देखें और इस पर जो काम हुआ है उसको देखें और जिस तरह से काम किया गया है, तो ये तो बड़ी वाज़ेह है कि ये अल्ट्रा वायलेंस द कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया। न सिर्फ इंडियन आइन की ये खिलाफ है बल्कि साथ साथ ये शिमला एग्रीमेंट की भी खिलाफ है, और बैनुल अक़वामी कानून जो कश्मीर इशू पर जिसका इतलाक होता है थ्रू वेरियस रेजोल्यूशन, उनके भी ये खिलाफ है। तो अगर कोई भी न्यूट्रल आदमी एक्सपर्ट इसको इवेल्युएट करेगा तो वो यही कंक्लूड करता है कि ये इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद की वायलेशन है, और इस पर बेशुमार जो इंडियन लॉयर्स हैं उनके व्यूज यही हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करता है वो हमें उसका इंतजार करना होगा। ठीक है, उम्मीद ये है कि अगर आजाद सुप्रीम कोर्ट है और उसको आजादी का सबूत देते हुए इस इशू को, लेकिन जुल्फी साहब इसमें यह फरमाएगा, अब आबादी का जो तनासुब बदलने की कोशिश की जा रही है, डोमिसाइल्स दिए जा रहे हैं, वहां पर फ्लैट्स बांटे जा रहे हैं, तो क्या इसको रोकने का कोई कानूनी तरीका है? कोई आलमी कवानीन के तहत ये जो बड़ी तेजी के साथ अमल हो रहा है इसको रोका जा सकता है? जी, इसको रोकने का तरीका तो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से और OIC ममालिक की जानिब से और कश्मीरियों की जानिब से बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ फोरम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम्स हैं, उसमें इस इशू को रेज किया जाए। क्योंकि ऑक्यूपेशन पावर जो है उसके पास ये हक नहीं होता कि जब वो ऑक्यूपाइड लैंड में लोगों की डेमोग्राफिक चेंजेस करे, वहाँ की करेंसी को तब्दील करे, लोगों को बेदखल करे और वहाँ जायदाद की खरीदो फरोख्त को परमिट करे। ये लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन बैनुल अक़वामी कानून की एक स्पेशल रेजीम है, और इसका जो दायराकार है वो जिनेवा कन्वेंशन 4 के फ्रेमवर्क में भी है। तो जो उनका आर्टिकल 35 ये था वो दर हकीकत मिनिएचर फॉर्म थी 4th जिनेवा कन्वेंशन के फ्रेमवर्क की, जिसमें इस चीज को मुंजमद किया गया था कि कोई और खरीदो फरोख्त नहीं करेगा। तो हो ये रहा है कि वो दर हकीकत इंडियन